ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू आप सर। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैं 2014 में पटना कॉलेज से स्नातक किया हूँ। उनके बाद 2017 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से स्नातक किया हूँ और 2018 से मैं भारतीय डाक विभाग में डाक सहायक के पद पर कार्यरत हूँ अभी तक। और मेरा हॉबी आपने कुकिंग और कुकिंग है, ओके। कुकिंग आपने और पटना ट्रैवलिंग। कॉलेज से इकोनॉमिक्स किया है, कब किया है आपने? सर 2014 में। अच्छा, 2014 में। और पीजी आपने एनओयू से किया है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। इसका क्या इतिहास है एनओयू का, कुछ बताइए एनओयू के बारे में। सर ये कब एनयू से? हाँ, बताइए। एनयू को 1987 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इनका स्थापना किया गया था बिहार में दूरस्थ शिक्षा के तौर पे, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के तौर पे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। इग्नू और एनओयू में क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? सर दोनों डिस्टेंस लर्निंग का ही एक यूनिवर्सिटी है। दोनों में मूलतः समानता ही है, इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सेंट्रल कॉप यूनिवर्सिटी और है एक स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक। थोड़ा सा माइक आपका शायद ये आवाज रिकनेक्ट कनेक्ट। ये बताइए, कुकिंग आपकी हॉबी है, कुकिंग की क्या क्या बेसिक फीचर्स है, मतलब आप इसको प्रशासन में आप कैसे यूज कर पाएंगे? सर सबसे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कुकिंग के बारे में, राइट टाइम टू राइट डू, जो इनका स्लोगन है एक, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही समय पे हमें सही करना होता है कुकिंग में। प्रशासन में भी सेम हमें करना पड़ेगा, तो ही हम जो उनका उद्देश्य है हम उनका पूरा कर पाएंगे। इसके ओके, अलावा और भी बताइए। हम्म, इसके अलावा इसमें सुरक्षा का है, स्वच्छता का है, बजटिंग का है, मैनेजमेंट का है। ये जो है मुख्य जो इनका कंपोनेंट है वो कुकिंग में भी है और प्रशासन में भी यूज होता है इनका। पेपर आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह? हाँ, हाँ सर। वर्तमान में कई देशों में इलेक्शन चल रहा है, तो एक बेहतर कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, और वो भी कुकिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, और उस बार के इलेक्शन में वो एज ए कैंडिडेट खड़ा हो रही है। उनके बारे में जानते हैं, किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ? और ये सर मैं उनकी भी सर कमला हैरिस। कमला हैरिस। हाँ, उनका क्या कुछ बैकग्राउंड है, क्या बताइए, कुछ जानकारी है? और वो वो किस? सर भारतीय भारतीय मूल के एनआरआई हैं वो, जो वर्तमान में अमेरिका में राजनीतिक में प्रभुत्व रखते हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वो किस पार्टी से आते हैं? सॉरी सर मैं कंफ्यूज हूँ। कौन कौन दो पार्टी है? रिपब्लिक पार्टी और लेबर पार्टी। रिपब्लिक और लेबर, अच्छा। रिप, अ, ये बताइए, रिपब्लिक और एक डेमोक्रेटिक है, ठीक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सॉरी। दोनों का क्या क्या आइडियोलॉजी है? आप को क्या लगता है, डेमोक्रेटिक अच्छा है आपके अनुसार से, या इन एस्पेक्ट ऑफ इंडिया आप किस स्तर से देखते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी बेहतर है या आपका रिपब्लिकन पार्टी? आप कैसे देखते हैं इसको? सर हमें जहाँ तक हमारा इसमें विचार है, दोनों पार्टी इंडिया के संबंध के लिए अच्छा ही है। लेकिन अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो जो कमला हैरिस या जो बाइडेन की पार्टी है वो महत्वपूर्ण ज्यादा है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर कुछ देखा जाए तो दोनों पार्टी। ओके, कुछ पॉलिसी बताइए, उनकी क्या क्या पॉलिसी है? कुछ संकल्प घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आया होगा, डेमोक्रेटिक का, रिपब्लिकन का, कुछ जानकारी है? कुछ बताइए। हाल ही में जैसे भारतीय प्रधानमंत्री क्वाड के समिट के लिए अमेरिका गए थे। वहाँ पे जो अपने संबंध को लेके, चाहे वो हिंद प्रशांत को सुरक्षा को लेके या सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग को लेके या फिर खुले व्यापार के लिए लेके जो वो प्रतिबद्ध है, उन्होंने फिर से दोहराया है और उसके मजबूती से संबंध को और प्रकाश करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जोर दिया है। ठीक है। माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर के हमेशा ये चर्चा में रहती है कि इंडिया को लिए हमेशा दिक्कत होता है कि हमारे बहुत सारे जो ब्रेन ड्रेन के रूप में जाते हैं, या अन्य देशों से अमेरिका में लोग प्रस्थान करते हैं। ये क्या, इससे कुछ, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए, माइग्रेशन पॉलिसी के बारे में, प्रवासन नीति। सर प्रवासन नीति जो है सर हमारे देश
से विभिन्न जो कामकाज को लेके, शिक्षा को लेके, या फिर टूरिज्म जो हमारा जो पर्यटन है उनको लेके माइग्रेट करते हैं, प्रवासन करते हैं भारतीय जो भारतीय नागरिक जो है विदेशों के लिए, जो जिनके लिए अलग अलग जो है प्रवासन के लिए अलग अलग नियम है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में जो प्रवासन जो पॉलिसी है, उसमें हमेशा ये चर्चा में होती है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और एक कमला हैरिस है, तो दोनों में हमेशा ये विवाद होता है। कुछ है इसके बारे में आइडिया है आपको? सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे ओके, कोई जानकारी बात नहीं नहीं, है। ठीक है, ठीक है। ये बताइए आप एफओ के लिए एफओ का क्या मूल क्या कार्यदायित्व है? सर अभी जो इनका मूल कार्य दायित्व जो है, ये जिले स्तर पे जो जिला जो कोषागार कार्यालय जो है उसमें इसका नियुक्ति होगा। इसके अलावा जो हमारे जो वित्त विभाग का जो कार्यालय है पटना में सचिवालय के तौर पे, उनमें जो बजट सेक्शन है उसमें भी इनका योगदान होगा। इसके अलावा जो है अन्य विभाग जो है इनका, उनमें भी जो वित्तीय आंतरिक सलाहकार के पद पे भी इनका नियुक्ति होता है। यूएलआई आप जानते हैं यूएलआई क्या है? सॉरी सर। यूएलआई, 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 यूपीआई का नाम जानते हैं यूपीआई के बारे में? सर यस सर, यूपीआई हम्म, यस सर। क्या यूपीआई क्या है? सर एक पेमेंट इंटरफेस है सर। उसी तरह से एक यूनिफाइड आया था। हाँ, उसी वेरीफाइड। हाँ, बताइए बताइए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसी तरह से अभी यूएलआई आया था। इसलिए किसने किया है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? क्या है ये? और सॉरी सॉरी सर, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ, बताइए। सर मैं भी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो ऋण देने के लिए क्षेत्र में जो है सिंगल विंडो का जो लोन के माध्यम हाँ, के लिए काम। बिल्कुल। तो यूएलआई एक तरह का लोन देने का, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इकोनॉमिक्स में अभी जो बजट को लेकर के, टैक्स कटौती को लेकर के, जो मध्यम वर्ग है, मिडिल इनकम वाले, उनको लेकर के बहुत न्यूज़ में रहा था कि जो हमारे वर्तमान में माननीय वित्त मंत्री हैं, जो बजट की जब घोषणा किए थे, तो बहुत चर्चा में रहा था बजटिंग को लेकर के। मिडिल इनकम कुछ है आइडिया, क्या हुआ था, नहीं हुआ था? सर एक नया स्लैब इसमें लाया गया था, जो 7 लाख तक हुँ, का जो है टैक्स फ्री कर दिया गया। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू हम देखें तो इनका में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो प्रावधान था पिछले ओल्ड जो टैक्स रेजिम था, वो इनमें खत्म कर दिया गया। मुझे लगता है कि दोनों फिर वही बराबर ही हो गया है। सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स क्या है? बताइए इसके बारे में। सर कैपिटल गेन टैक्स जो है सर, जो भी हमारा जो परिसंपत्ति जो होता है उनके क्रय और विक्रय पे टैक्स लगता है। हुँ, हुँ। अभी वर्तमान में क्या रेट है इसका? सर इनका सर टैक्स इनको घटा दिया गया है सर। अप्रोक्सीमेट मुझे याद नहीं आ रहा है सर, अगर आप कहेंगे तो हम अनुमान लगा सकते हैं, मे बी हाँ, पंद्रह बताइए, परसेंट बताइए, बताइए। 15% सर। ओके, ओवर टू सुजीत सर। थैंक यू। आपने नाम क्या बताया अपना? मणिशंकर कुमार सर। मणिशंकर। मणिशंकर, नीति आयोग के बारे में सुना है? हाँ सर। नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर अनुमान बोलने के लिए कहिएगा तो मैं बोलूंगा सर। बोलिए। सुमन बेदी सर। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? सर इनका सर जहाँ तक हाँ, सर इनका संविधान में चर्चा नहीं है सर। ये सामाजिक जो है पार्लियामेंट में लॉ के द्वारा बनाया गया सर। अच्छा, उपाध्यक्ष के बारे में बताएंगे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। सॉरी सर, मैं पहले जवाब कोई आपको बात मैंने नहीं। गलत दे दिया। सर नीति आयोग नीति का आयोग। अध्यक्ष प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, उनका उपाध्यक्ष सर। सॉरी सर। समझ मेरी। चलिए, हाँ मैंने यही आपको रिकॉल कराना था, कोई बात नहीं। हाँ, sorry। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये योजना आयोग से अलग कैसे है और इसको क्यों लाया गया? सर सबसे इनका अलग देखा जाए तो एक जो है संघवाद पे काम करता है। दूसरा यह है कि इनका जो काम जो है ये बॉटम टू टॉप का जो है वो है, जो योजना आयोग में टॉप टू बॉटम था, दोनों में ये मेन डिफरेंट है। 2 पॉइंट्स अगर हम समझ पा रहे आपने संघवाद का नाम लिया, संघवाद की क्या अवधारणा है? हैं। संघवाद का यह अवधारणा है कि जितने भी जो हमारे स्टेट हैं, इनके जो प्रांत है, उनमें जो है सर वो उसमें जो शक्तियों का जो है वो बंटवारा जो है ना, एक हमारे जो कानून है या प्रावधान जो हम बोलते हैं संविधान के माध्यम से निर्धारित किया गया है, अच्छा, जो अपने दायरे शक्तियों का में काम। बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में हमें मिलती है? हाँ सर, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में। कितनी सूचियां हैं उसमें? सर 30 अनुसूची, 3 सूचियां सर। कौन कौन से? संघ, राज्य और संवर्ग। संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के कुछ विषय बता सकते हैं? सर उसमें शिक्षा है सर एक। अच्छा, शिक्षा को लेकर के एक राज्य सरकार ने कानून बनाया और एक संघ सरकार, जिसे आमतौर पर केंद्र सरकार के रूप में जानते हैं, उन्होंने कानून बनाया और दोनों में विरोधाभास है, तो कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा राज्य पे? सर संघ सरकार। संघ सरकार। अगर राज्य ने आर्टिकल 200 और 201 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने अगर एक कानून को राज्य राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा और राष्ट्रपति महोदय ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी, अब तब विरोधाभास हो राज्य के कानून में और संघ के कानून में, तो कौन सा एप्लीकेबल होगा? सर राजकीय। राज्य का कानून एप्लीकेबल। बहुत अच्छा। अभी हमारे 18वें प्रधानमंत्री कौन है? सर माननीय नरेंद्र मोदी। हेलो सर। हाँ, नरेंद्र मोदी। ये हमारा चुनाव जो है कितने चरणों में हुआ था? सर 7 चरणों में चुनाव हुआ। हाँ, लोकसभा का चुनाव। सर आवाज नहीं आ रही सर। 7 चरणों में सर चुनाव हुआ था सर। ओके। 7 चरण। आपने सुना है क्या? सर आवाज आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। डीबीटी के बारे में आपने सुना है? हाँ सर डीबीटी का। हाँ सर, डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी ट्रांसफर के होता बारे है। में आपने सुना है क्या? सर हाँ सर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है सर। मे भी इंटरनेट कनेक्शन का होगा। ओके ओके। और डीबीटी। ओके, रुपेश सर प्लीज। यस सर। बहुत ओके अच्छा। रुपेश सर प्लीज। जी जी सर, हम कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद सुजी सर। ये बताइए मणिशंकर, आप अपराजिता विधेयक के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ सर, हाल ही में सर जो बंगाल सरकार के द्वारा लाया गया है महिला सुरक्षाओं को लेकर। क्या इसके बारे में और कुछ डिटेल पता है आपको? सर इसमें जो है डिटेल ये मेन इसका जो बिंदु है कि इसमें जो हमारा जो जो प्रक्रिया है, जो सजा देने का प्रावधान जो है स्पीडी ट्रायल है, एक नियमित समय है, और उसमें जो है सजा का जो प्रावधान भी जो किया गया वो बहुत ज्यादा सख्त किया ओके। गया है। ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? समय सिर्फ एफएओ के लिए अच्छा, आप एलिजिबल। एफएओ के लिए एलिजिबल हैं।
आपको हम क्यों सिलेक्ट करें? सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास एक अनुभव है और हम जो है अभी पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे हैं और जिस पद के लिए मेरा चयन हो रहा है उस जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल में मैंने काम कर रखा है, पिछले 4 साल से अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जो मैं अकाउंटिंग या डीडीओ के लेवल पे जो भी काम होता है, मैं लगभग उसको मैं अपने लेवल पे कार्य करता हूँ। जो डिसबर्सिंग का काम है, मैं पिछले 2 सालों से पेंशन में डिसबर्सिंग का काम किया हूँ। इसके अलावा मैं सैलरी डिसबर्सिंग का या फिर किसी भी प्रकार का जो पेमेंट्स है उनका मैंने काम किया है। ये इसके अलावा बताइए, मैं सेक्शन केंद्र सरकार ने अभी एक नई पेंशन योजना लाई है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो योजना लाई गई है यूपीएस का, उसमें मेन जो है जो कर्मचारी संघ का जो एक मुख्य मांग था निश्चित एश्योर्ड पेंशन का, उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया गया, जिसमें उनको अंतिम 12 महीने के जो औसत है उनके 50% का उनको दिया जाएगा। ये और ओल्ड पेंशन स्कीम और जो अभी एक पेंशन स्कीम आई है, इसके बीच में क्या अंतर है? आप हमें समझा सकते हैं शॉर्ट में? सर अगर हम देखा जाए तो ओपीएस में जो है सर उसमें अंशदायी नहीं है और यूपीएस में अंशदायी है। दूसरा जो है अगर दूसरी बात हम करें तो उसमें जो सर्विस का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं है, अभी 20 साल का है जो मिनिमम है। 20 साल में उन्हें ओपीएस उनको पेंशन की सुविधा मिलेगी, लेकिन यूपीएस वाले में 25 साल का है। तीसरा है उसमें जो पिछले वाले में जो सुविधा है जो इसमें उसमें जो फैमिली पेंशन को है 30% है लास्ट पेमेंट का, लेकिन इसमें जो है फैमिली पेंशन को लास्ट पेमेंट का 60% दिया गया है। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ना चाहिए? सरकार के फाइनेंसेस अलाउ कर रहे हैं? सर जहाँ तक अभी जो जितने भी जो वित्तीय संस्थान है उनका जो अध्ययन है, चाहे विश्व बैंक का हो या भारतीय स्तर पे जो भी वित्तीय संस्थान है, उन्होंने जो अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बहुत गहरा संकट है। अगर बिहार सरकार का राजकोषीय जो नीति है या राजकोषीय अगर जो उसका स्ट्रक्चर अगर वो उसे सहमति दे रहा है या उन्हें अलाउ कर रहा है तो करना चाहिए, अन्यथा इनको नहीं करना चाहिए। आपका क्या विचार है? सर जहाँ तक बिहार का अभी स्थिति है वित्तीय स्थिति में, तो इनका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है बहुत हाई है। जो आप एफआरबीएम का जो रूल है, जो उन्होंने जो सीमा तय कर रखा है उनसे ज्यादा है। तो हमें लगता है कि बिहार सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ अभी नहीं बढ़ना चाहिए। क्या केंद्र सरकार को बढ़ना चाहिए? तो केंद्र सरकार ने भी इस पर अध्ययन किया था, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने भी सेम चीज को सिफारिश किया गया, जिनके सिफारिश को केंद्र सरकार ने माना है और उनके तहत ही उन्होंने यूपीएस को दिया गया है, जिसमें सरकार के बोझ को कम किया जा सके। अच्छा, बिहार सरकार के बजट का आकार क्या है? सर वर्तमान समय में सर इनका 2.48 लाख करोड़, अब भारत सरकार का सर 48 लाख करोड़ अप्रॉक्स। अप्रॉक्स 48 लाख करोड़। पीएम वात्सल्य योजना के बारे में कुछ जानते हैं आप? सर हाल ही में सर वित्त मंत्री के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया था, जो बजट में ही लॉन्च किया गया था और अभी हाल ही में इनको इनका शुभारंभ कर दिया गया है। ये एक बच्चों के लिए है, एक पेंशन की स्कीम है और जो कैपिटल गेन टैक्स बच्चों क्या होता है? सर कैपिटल गेन टैक्स जो सर क्या हम जो संपत्ति या किसी भी प्रतिभूति को बेचते हैं खरीदते हैं उन पे टैक्स लगाया जाता है, उनके प्रॉफिट। आपकी हॉबी कुकिंग है? हाँ सर। अगर आपके यहाँ हम आते हैं तो क्या बना के खाना खिलाना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो हम आपके टेस्ट को जानने के बारे में सोचेंगे कि आपको क्या पसंद है या नहीं पसंद है। ठीक है। उनके अनुसार हम अपना फूड का डिसाइड करेंगे। उसमें सर्वोत्तम जो भी हो सकता है उसमें जो उनको बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो उनका जो स्वास्थ्य बिहार के बेनिफिट 5 व्यंजन का और नाम बताएं। बिहार में अगर व्यंजन देखा जाए तो हम सबसे बड़ी तो लिट्टी चोखा है। दूसरा हमारे पास जो फेस्टिवल में जो बनता है ठकुआ वगैरह जो हमारे छठ छठ फेस्टिवल में बनता है, इसके अलावा भी बहुत सारा फेस्टिवल में बनता है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ जो अभी नालंदा के खाजा जो है चिलाव खाजा उनको दिया गया, वो भी है, मेन है। और कई कई प्रकार का मिठाई है जो किसी विशेष क्षेत्र में जो ना उनको प्रसिद्धि हासिल है। ओके। जैसे बरहिया का रसगुल्ला है या अन्य प्रदेश का भी है जो हम रिकॉल नहीं कर पा रहे।
FAO का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। थैंक यू मणिशंकर, योर इंटरव्यू ओवर। थैंक यू सर। कार्तिकेन सर, फीडबैक। देखिए मणिशंकर जी, आप पहले नंबर तो ड्रेसिंग सेंस एक बार जरूर प्रयास करना कि अगली बार से जब भी बैठें तो प्रयास करें कि उस फॉर्मल वे में रहें। थोड़ा सा एक फील आता है कि हाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उस मोड में आदमी अपने आप को मेंटली ये कर पाता है तो भी ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, बाकी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आप बोल पा रहे हैं, लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग में मैं बोलूँगा कि आपका जल्द खत्म हो जा रहा है। जैसे मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ, जैसे सर ने पूछा अपराजिता बिल के बारे में, तो मैं बार-बार ये कहता हूँ कि पॉइंट वाइज़ बताइए कि ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया बिल है। दूसरा, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल लाया गया है जिसमें ये प्रावधान है। कुछ भी पॉइंट में रखें। अब आप क्या करते हैं ना कि दोबारा आप उसको मेहनत करवा रहे हैं इंटरव्यूअर से। दोबारा आप जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि अच्छा, वो दोबारा पूछ रहे हैं, अच्छा और बताइए, ये नहीं होना चाहिए। प्रयास क्या करना है कि आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट तक देखिए, फिर आपको सामने जब आई टू आई कांटेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि वो सुनने में इंटरेस्ट रख रहे हैं या वो स्टॉप। उस हिसाब से पॉइंट वाइज 1, 2, 3। जैसे मैंने आपसे पूछा था ये वाला आपका अप्रवासन पॉलिसी के बारे में, तो ठीक है, तो इसको देख लेना है इंटरनेशनल में जो भी चल रहा है। CGT, कैपिटल गेन्स टैक्स, अब इसमें क्या एग्जैक्ट है? अब आप FAO के लिए जा रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा डेटा वगैरह आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपको डेटा पता होना चाहिए। अभी 20% टैक्स है, और जैसे तो ओल्ड इसमें टैक्स रेजिम सर इसमें अलग अलग पे अलग अलग, गोल्ड पे अलग है सर, लैंड पे अलग है सर, और शेयर मार्केट हाँ में जो उस पे अलग टैक्स है, तो इसलिए मैंने पूरा नहीं हाँ, पढ़ा। तो उसको आप ऐसा ने तो ऐसा बता दिया कि सर अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, तो इसमें ये, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इतना होता है, 15% है, 20% है, जो भी है आप इसको बता सकते हैं कि ठीक है। बाकी जैसे सुजीत सर ने पूछा तो बाकी आपने बेहतर ही बताया है। कुल मिलाकर के आपका तैयारी ठीक है, बस कंटेंट को थोड़ा सा करंट अफेयर्स और बेहतर करना है, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, और साथ साथ बिहार भी। और थोड़ा सा स्पीकिंग को प्रैक्टिस करिए कि उसको और पॉइंट वाइज रखें। जल्द खत्म हो जा रहा है, ये चीज़ नहीं करना है ना। बाकी आप बेहतर हैं, प्रोमिसिंग कैंडिडेट हैं। ओके सुजीत सर। थैंक यू। ये मणिशंकर, आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस तो अच्छा दिख रहा है। ड्रेसिंग सेंस के बारे में चर्चा हो ही चुकी है। थोड़ा सा वही है कि रुक नहीं जाना है एक दो शब्द बोल के, और कुछ प्रश्नों का आंसर आप बहुत लंबा खींच रहे हैं। उसे पॉइंट वाइज करना है, 2-3 पॉइंट बोल करके आप एड्रेस भी करना है। जो इंटरव्यूअर है उनकी आंखों की ओर देखना है सबको एक नजर। इससे आपको ये पता हो जाएगा ना कि वो सुनने के इच्छुक है या नहीं। या आप बोलते भी रहेंगे तो वो अगला प्रश्न आपसे कर देंगे, तो वहां पे स्टॉप हो जाना है, उनके अगले प्रश्न को चुप हो जाना है, सुनना है, उसके बाद उनका जवाब देना है। तो ठीक है, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है, सेंटेंस क्रिएशन और बेहतर हो सकता है। बाकी आप मेहनत करेंगे तो एक अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। गुड लक एंड थैंक कीप यू सर। डूइंग योर थैंक बेस्ट। ओके, मणिशंकर। कोई सर? हाँ सर। एक तो सबसे पहले कि आप स्टार्टिंग में बोलने में बहुत रुक रहे थे, जिसका चर्चा हो चुका है, तो आप क्या करेंगे कि मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करें किसी भी टॉपिक पे बोलने का। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, मैंने लास्ट में इसलिए बहुत सारे सवाल पूछे और सारे सवालों का आपने उत्तर दे दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि आपके पास नॉलेज है, बस उसको फ्रेम करना है अच्छे से और प्रोड्यूस करना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस क्या करेंगे कि अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगे, कुछ दूरी पे रखेंगे, उसमें कुछ किसी टॉपिक पे आप बोलेंगे, कुछ टॉपिक तैयार करके उस पे बोलेंगे, फिर उस वीडियो को खुद से सुनेंगे। आप देखेंगे कि आप कहाँ रुक जाते हैं, आपके कहाँ सेंटेंस फ्रेमिंग में समस्या आ रही है। बस ये समस्या हो तो बाद बाकी सर ने बता ही दिया। तो इन चीजों को आप ठीक करें, बाद बाकी ठीक है, आप प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, कहीं कोई इशू नहीं दिख रहा। ये बोलने वाला जो अटक रहा है चीज, ये धीरे धीरे जब फ्लुएंट हो जाएगा तो आपका काफी बेहतर हो जाएगा। और ये पहला मॉक था तो थोड़ा सा आपको ये पहला मॉक है आपका, धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत बस प्रयास परेशानी करना है बिफोर मिरर। आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस करिए। होती रुपेश यू सर सर। क्या और कहने का है? है। जी, या एक टाइम भी हम लोग का, हाँ बताइए।